उनसे उनके व्यूज जानेंगे, आपको वो गाइड करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसी कुछ टिप्स देंगे आपको। चिराग बोथ ग्रुप क्लियर किया उसने अभी, he scored around 356, फर्स्ट ग्रुप में स्कोर 243 एंड सेकंड ग्रुप में 213 एंड 143 इज द स्कोर। दैट मींस एग्रीगेट के बेनिफिट की वजह से बोथ द ग्रुप्स क्लियर हो गए चिराग के। he cleared his exam in first attempt, CPT भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और IPCG भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। उपासना को स्कोर मिला है 403 बोथ ग्रुप्स उसने क्लियर किया है एंड मोस्ट प्रोबेबली प्रॉपर डेटा हमारे पास अभी तक नहीं है सारे इंस्टीट्यूट्स का, शी इज फर्स्ट इन कच्छ, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट या सेकंड इन कच्छ, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है उसका। तो फर्स्ट ग्रुप शी स्कोर्ड 278 आउट ऑफ 400, बहुत ही अच्छा स्कोर है फर्स्ट ग्रुप में। और सेकंड ग्रुप उसने सिर्फ पास करा है, दैट मींस 125 इज द स्कोर। हर एक सब्जेक्ट में 40-40 करके उसका एग्रीगेट बन गया और 350 से ऊपर चला गया स्कोर। ओके, एंड स्नेहा थर्ड अटेम्प्ट में IPCC क्लियर किया है, दैट आई हैव टू मेंशन, बट शी हैज कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। 256 इज द स्कोर। हर एक सब्जेक्ट में 60 प्लस स्कोर है हर एक सब्जेक्ट में, और 256 उसका एग्रीगेट हुआ। नॉर्मली क्या होता है कि सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में सिर्फ बच्चे पास ही होते हैं, एज आई सेड अर्लियर, बट उसने वो सब चीजें नहीं देख के अपना एफर्ट डालते हुए शी स्कोर्ड 256, बहुत ही कम स्टूडेंट्स का देखने को मिलता था फॉर हर आल्सो। इनसे थोड़ा हम मोटिवेशन लेंगे आज, और डेफिनेटली नेक्स्ट एग्जाम इज योर एग्जाम एंड वी वुड एक्सपेक्ट कि ये सारे पॉइंट्स आप अप्लाई करेंगे इनसे जो हम जानेंगे। ये सबसे पहले हम चिराग से पूछते हैं। चिराग, कैसा लग रहा है और क्या आपने किया वो बताएं, व्हाट यू आर फीलिंग एंड हाउ यू डिड इट। बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों ग्रुप साथ में क्लियर हो गए हैं, तो मतलब बहुत खुश हैं। तो बेनिफिट ये मिलेगा अगर हम ग्रुप स्टडी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जैसे कि ऊपर क्लासेस रहते हैं, तो मैंने भी वही किया था, ग्रुप स्टडी हम करते थे साथ में, ताकि एक दूसरे को अगर किसी को कुछ ना आता हो तो वो दूसरे को एक्सप्लेन कर पाए। तो आप भी अगर चाहो तो ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। हो। लोग 8-10 जन मिलके स्टडी करते थे, मतलब एक दूसरे के डाउट्स इंटरनली सॉल्व करने की कोशिश करते थे। तो दैट वी हैव टू सी कि भाई हमें कोई डाउट है तो हमें किसी दूसरे अपने मेट से पूछने में हेजिटेशन नहीं करना है, एक दूसरे से फ्रीली डिस्कशन करना है, फैकल्टी से तो पूछना ही है, बट इंटरनली भी वो नहीं रखना कि मैं इससे मतलब ऐसे डाउट कैसे पूछूं। तो जब तक आप सॉल्व नहीं करवाएंगे तब तक वो चीज आपकी क्लियर नहीं होगी। यस। और फिर अगर ऐसा हुआ कि कुछ बाकी है तो मतलब डिसाइड कर लेते थे यहीं से कि मतलब घर से ये करके आना है, और उसके जो डाउट्स होते थे वो नेक्स्ट डे क्लियर कर देते थे। डे टू डे बेसिस पे डाउट सॉल्विंग दे वर डूइंग। दूसरा कि कोई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, तो ट्राई टू फोकस ऑन दैट मोर, मतलब एफिशिएंटली उसको प्रिपेयर करो, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है वो तो ऐसे भी अच्छा ही रहने वाला है। तो मतलब जो सब्जेक्ट आपका वीक है तो उस पर ज़्यादा फोकस करो ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाए आपका। जैसे मेरा लॉ था तो मैं लॉ पे फिर ज़्यादा फोकस करने लग गया था। Okay, that means the subject which you don't like, that you have to do first. The things that you don't like, that you have to do first. ठीक है, थोड़ा उपासना से भी हम जानते हैं कि उसने कैसे प्रिपेयर किया, what things she wants to focus. Yes. पहले तो ग्रुप 2 एक साथ दोनों ग्रुप एक साथ कंप्लीट करके बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया और बहुत मेहनत की थी दोनों ग्रुप के लिए, लेकिन फोकस ग्रुप 1 पे ज्यादा रखा था पहले। दोनों मतलब जो सब्जेक्ट हमें बहुत वीक होता है ना वो पहले लीजिए। लाइक मेरा फेवरेट था लो, और कॉस्ट एफएम मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता था। अच्छा सब लगते थे लेकिन कम अच्छा कॉस्ट एफएम लगता था। तो रात के टाइम पे जितना हो सके इतना कॉस्ट एफएम पे ज्यादा फोकस रहता था मेरा। लाइक अगर नींद आ रही है ना फिर भी मेरे ये स्ट्रेंथ थी कि मैं कान में ईयरफोन लगा के कॉस्ट एफएम जितनी देर चाहे रात को कर सकती थी। और ईयरफोन में कौन से गाने सुनते हैं? गानों का कलेक्शन भी आपको पुराने सॉन्ग थे, नए सॉन्ग थे, तो वो कलेक्शन भी सबको दिया जाए। और फिर मतलब इससे एक फायदा होता है, रात को नींद नहीं आती है। और कॉस्ट एफएम फेवरेट ही होते हैं
और फिर मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इतने होते हैं कि हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो ही आएंगे अपन को। लाइक एक बार प्रैक्टिस की, 2 बार प्रैक्टिस की, 3 बार प्रैक्टिस की, पूरा पीएमएसएम जैसे रट गया था, इतनी बार प्रैक्टिस की थी। और लॉ तो फेवरेट था, उसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ही याद रहता था मुझे तो। लॉ है किसी का फेवरेट? जनरली होता है लॉ, बट उसको थोड़ा याद रखने में प्रॉब्लम होता है। मेन चीज क्या इनका कहना है कि व्हेन यू आर डूइंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, उसमें आप ऑडिटिंग नहीं करो कि हाँ ये क्वेश्चन ये आंसर। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैज टू बी हैंडल्ड प्रैक्टिकली। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कमांड आएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, बट अगर आप 10 क्वेश्चन देख रहे हो तो 10 में से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, 3 से 4 क्वेश्चन। बाकी 6 क्वेश्चन का भले डायरेक्टली आंसर देख लो। तो जितना प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। ठीक है, यस स्नेहा आप सुनाएं, हाउ यू चेयर्ड अप योरसेल्फ, आपने खुद को कैसे चेयर अप किया? यू फेल्ड इन 2 अटेम्प्ट्स, यू आर वेरी मच कूल। आई नो, कभी भी मैंने इसके फेस पे ऐसे निराशा नहीं देखी कि भाई डिमोटिवेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, ऐसा नहीं देखा। शी वाज ऑलवेज कूल। बट हाउ यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड इन 3rd अटेम्प्ट यू आर कमिंग आउट विद फ्लाइंग कलर्स? कैसे किया आपने? फर्स्ट टाइम फेल हुए थे ना, तब बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ज्यादा। उसके बाद में ऐसा दूसरी लगा बार में आदत पड़ जाती है। नहीं ऐसा नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम के बाद में तब मुझे लगा कि तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। मुझे एक पॉइंट कहना है कि सारे सब्जेक्ट्स पे सेम अटेंशन देना चाहिए। जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम फेल हुई थी ना, तो मुझे सबसे कम मार्क्स लॉ में थे, 33। सो मुझे लगा कि लॉ में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने लॉ में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। सेकेंड टाइम पे तो मुझे सेकेंड टाइम रिजल्ट आया, मुझे लॉ में एग्जामिशन आ गया था, पर मैं फेल हो गई थी। ओके, लॉ में एग्जामिशन के लिए था, बट शी फेल्ड, दैट इज व्हाई वी आर अपसेट अ बिट। सो पॉइंट इज कि सारे सब्जेक्ट्स पे सेम अटेंशन देना चाहिए। मतलब जो नहीं आते उस पे ज़्यादा, जो आते हैं उस पे कम, बट इक्वल अटेंशन सब पे शी देना वांट्स टू से कि कोई परसेप्शन ना बनाए, चाहिए। आप परसेप्शन ना बनाए, न्यूट्रल रहे, हर सब्जेक्ट को समान भाव। दैट शी वांट्स टू से कि भाई आपको एक सब्जेक्ट आप फेल हो गए तो उसी के पीछे लग गए और दूसरे सब्जेक्ट को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट क्रिएट परसेप्शन। इंस्टीट्यूट का ये रहता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि किसी सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी किसी एग्जाम में, और किसी सब्जेक्ट में लिबरल चेकिंग होगी। तो वो इंस्टीट्यूट के एक एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर से आपको अपना परसेप्शन नहीं बनाना है, अपनी तैयारी उस एंगल से नहीं करनी। हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देके आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, दैट मींस एटलीस्ट हर सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि पेपर डिफिकल्ट आए ना तो एटलीस्ट 40-45 तो आप स्कोर कर ही लो, और पेपर इजी आ जाए तो हर सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनेशन तो आ ही जाए। एवरी सब्जेक्ट शुड बी प्रिपेयर्ड इन दैट फैशन। ठीक है, तो ये इनके व्यूज हैं, इन्होंने अपनी बात रखी है। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ सकते हैं इनसे। यस, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग जैसे फेब स्टार्ट हो चुका है, मई में एग्जाम है और बीच में कॉलेज की भी एग्जाम्स आ रही है, तो हम पहले उसके लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, बट देख के आएंगे तो थोड़ा सा तो उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए। कॉलेज की एग्जाम लाइक दिन में 2 घंटे दे, तो अभी हमारा ऐसे देखा जाए मई की एग्जाम के लिए तो हम इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। तो अभी 3 जो महीने है उसमें हम क्या ऐसी चीजें करेंगे या क्या करें जिससे हम अच्छा स्कोर कर पाए, एटलीस्ट एक ग्रुप भी निकल जाए, तो हम ऐसा क्या करें? अगेन वही बात है, ग्रुप स्टडी। आप लोग जितना ग्रुप में बैठ के स्टडी करोगे ना, इतना आप ही पावरफुल होगे। और कितना टाइम पढ़ते हो आप दिन में? ऐसे देखा जाए तो अभी तो कोचिंग की वजह से उनको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, बट बाकी कितना टाइम पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? वैसे तो 14 to 15 आवर्स तो दोनों ग्रुप वालों को तो पढ़ना ही चाहिए, और उससे ज्यादा पढ़ पाए तो उनके लिए ही अच्छा है। इतना तो मिनिमम करना ही पड़ेगा। क्वालिटी टाइम अगर आप दे सकते हैं तो वो 12 to 14 आवर्स दे सकते हैं, उससे ज्यादा तो फिर क्वालिटी टाइम नहीं आएगा। तो 14 आवर्स इज सफिशिएंट, 12 to 14 आवर्स इफ यू आर गिविंग व्हेन यू आर गेटिंग योर फ्री टाइम। उस समय मतलब कहना ऐसा है कि टाइम गिनो नहीं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, दिस शुड बी योर ओनली थिंग टू डू। आपके पूरे दिन में, आपके पूरे समय में 2-3 महीना जो भी आपको मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, उसमें आपको सिर्फ यही काम होना चाहिए और दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। बाकी आप आज की गिनती नहीं करोगे तो चलेगा। ठीक है, यू हैव टू डिवोट योर एंटायर डे। ओके, और
सबसे मेन बात, आपने जो शेड्यूल बनाया है ना, उसमें पीक टाइम रखो जिसमें आप कम से कम मेहनत में ज्यादा कैचअप कर पाते हो। लाइक मेरी थी कि मैं रात को ज्यादा पढ़ पाती थी, वो टाइम अपने शेड्यूल टाइम में इंक्लूड करो तो कम मेहनत में आपका ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स मॉर्निंग टाइम किसी को बहुत ज्यादा प्रेफरेबल होता है, तो वो मॉर्निंग टाइम को 5 बजे उठ के आप यूटिलाइज करने की कोशिश करो कि 4-5 घंटे वो पढ़ेंगे तो वो 4-5 घंटे आपके 8 घंटे जितने बराबर है। तो आपका कंसंट्रेशन कौन से समय पे सबसे ज्यादा होता है? किसी को सुबह तो उठना जमता ही नहीं, तो उसमें भी विंटर में सवाल ही नहीं, तो वो रात को ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। तो यू हैव टू सी व्हाट शॉर्ट ऑफ टाइम यू आर कंफर्टेबल। ओके, किसी और को कोई और एक क्वेश्चन है कि ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है तो हम ऐसे इजी के क्वेश्चन के आंसर को इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन लॉ ऐसा सब्जेक्ट है कैसे प्रेजेंट करें वो उनको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आंसर तो आता है लेकिन हाउ टू प्रेजेंट आंसर प्रॉब्लम रहता है। और इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, आता है वो भी क्वेश्चन को आंसर अच्छे से आता है लेकिन अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं हो पाता। थोड़ा बहुत ये गुजराती मीडियम वालों को सवाल रहता है कि लॉ में क्या करें, कैसे करें। तो बेसिक जनरल बात ये है कि योर कंटेंट शुड बी परफेक्ट। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया डज नॉट बॉदर हाउ यू राइट, दे बॉदर अबाउट व्हाट यू राइट। ठीक है, तो ये दिमाग में रखो, आपका कंटेंट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप जितना लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा। वो लोग रीड करते हैं। आई फील कि आप लोगों ने ये देखा होगा, जितना आपने लिखा उतना आपको मिला। बहुत ही कम जनों को ऐसा लगा होगा कि मैंने लिखा, अच्छा लिखा, अच्छी कंटेंट में लिखा, फिर भी कम मार्क्स आए। व्हाट यू राइट यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, और जैसे ज्यादातर तो केसेस होते हैं, वो तो मनीष सर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे प्रेजेंट करना है, तो वो बेस्ट ही है। वैसे हमारे अटेम्प्ट में केसेस थे तो हमने उसी हिसाब से प्रेजेंट किया था मनीष सर के हिसाब से। तो जो मनीष सर ने आपको बताया है, जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज ने आपको बताया है, उस हिसाब से आपको प्रेजेंट करना है। नथिंग स्पेशल टू डू, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं। जैसे मुनीष भंडारी है रेफरेंस बुक, और उसमें जैसे प्रेजेंट किया वैसे लिखते हैं तो भी मार्क्स मिलते ही हैं। वो भी रेफरेंस बुक अच्छी है, उसमें से सबको ये भी बीकॉम वालों को सबको थोड़ा बहुत आता है कि बीकॉम की एग्जाम का करें क्या। इनका तो ग्रेजुएशन हो गया था, इनको तो कोई इनका रिटायरमेंट हो गया था, he was not worried about it। आपने क्या किया बीकॉम की एग्जाम का? मेरा जब दोनों ग्रुप दे रही थी तभी मेरी सेम 3 आ रही थी, लेकिन मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों छोड़ दिए थे बीकॉम की एग्जाम। मैंने पूरा फोकस अपने दोनों ग्रुप पे ही रखा था और रिजल्ट आप लोगों ने देखा, दोनों ग्रुप हो गए। मतलब गोल वाज फिक्स्ड कि भाई ये करना है, बीकॉम तो होता रहेगा साथ में। ठीक है, तो दैट वाज वो डिटरमाइंड थी कि ये करना है। यस, मैंने इंटरनल की एग्जाम दी थी, सारे 7 सब्जेक्ट्स, एंड एक्सटर्नल की मैंने थियोरी एग्जाम्स नहीं दी थी। जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो उसका कोर्स सेम था ऑलमोस्ट, मतलब अकाउंट्स है, टैक्स आया था, तो उस हिसाब से मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम दी थी, थियोरी एग्जाम्स नहीं दी थी। तो अभी भी सेम 4 में मेरे 3 सब्जेक्ट्स का पेंडिंग है। ओके, मतलब जो प्रिपेयर्ड था, जिसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाली नहीं थी, सिर्फ जाके 2 घंटे में एग्जाम दे के आना था, वो एग्जाम्स दे दी। जिसमें ऐसा था कि पूरा दिन चला जाएगा, 2-4 दिन बिगड़ जाएंगे, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, वो एग्जाम स्किप कर दी। दैट मींस फोकस वाज वेरी मच क्लियर कि आई वांट टू क्लियर माय CIPCC एग्जामिनेशन एट एनी कॉस्ट। ठीक है, बीकॉम को हमने सेकेंडरी रखा। ठीक है, आईटी कैसे पढ़ा? आईटी के जैसे ही पढ़ना है। आईटी में भी ग्रुप स्टडी इज हेल्पफुल। आईटी भी मतलब कोई तो आपके ग्रुप में ऐसा होगा जिसको आईटी भी समझ में आता होगा, कोई तो निकलेगा। एंड द थिंग इज दैट अदर रिलैक्सेशन व्हाट यू गेट कि सबसे बातचीत होती है, किसी को नहीं पता चल रहा है तो वो भी एक अंदर से सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है, चलो मुझको अकेले को कंफ्यूजन नहीं है, ऑल आर कंफ्यूज। सो उस तरह से, बट टेक्निकल सब्जेक्ट है, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़े, रोज 2 घंटा पढ़े, 1.5 घंटा पढ़े, उसके कनेक्शन में रहे सब्जेक्ट के, तो वो सब्जेक्ट भी लर्न हो सकता है। ठीक है, और कोई स्पेशल पॉइंट आईटी के लिए नेहा नहीं दे पाएंगे अभी, उनको नेक्स्ट टाइम पूछेंगे। आईटी के भी नोट्स और उसके जो कीवर्ड्स मेन होते हैं, कोई भी आंसर हो तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें आते ही नहीं है, वो वर्ड ही लिखेंगे तो ज्यादा मतलब प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा होगा उस हिसाब से। तो कुछ कीवर्ड्स भी लिख के रखे आंसर में, तो दैट विल बी हेल्पफुल। यस, और कोई सर ऑडिट में प्रेजेंट कैसे करना, मतलब
paper, audit. प्रेजेंटेशन, सी अगेन व्हाट आई वुड से कि प्रेजेंटेशन इतना महत्व का नहीं है, कंटेंट बहुत महत्व है। ठीक है, आपका कंटेंट सॉलिड होना चाहिए, टू दी पॉइंट लिखना है, घुमा फिरा के तो लिखना नहीं। बीकॉम के एग्जाम में जैसे पूरा हिस्ट्री बताते वो हिस्ट्री नहीं बताना, व्हाटएवर इज आस्क्ड राइट दैट ओनली, नो एक्स्ट्रा थिंग्स। जी, और किसी के मन में कोई सवाल? कोई एक्स्ट्रा अपनी ओर से इनको टिप देना चाहे या एक्स्ट्रा कुछ कहना चाहे? और एक बात है, जो भी पढ़ाई करने बैठे ना, मोबाइल पास में ना रखें। अपने सोशल मीडिया के अकाउंट सारे बंद कर दीजिए। हमने किए ही थे, हमने कर दिए कर दिए। हाँ, तो ज्यादा हेल्पफुल आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आती है, मोबाइल पास में रहता है, तो फिर वो 15-20 मिनट फिर आप क्या थोड़ी देर पढ़ेंगे तो यू विल फील कि स्टेटस अपडेट कर देते हैं, फेसबुक पे डाल देंगे कि रीडिंग बुक, फीलिंग नॉलेजेबल। तो ये दिमाग में भाव आते रहेंगे कि जो फील करते जाएंगे वो अपडेट करते जाएंगे, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। फील करते रहो, अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई हैव सीन वन थिंग, उपासना चिराग दोनों ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक वो भी रहता है दिमाग में, एक मोटिव भी रहता है कि मुझे अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। एंड बोथ ऑफ देम आर हैविंग दैट स्पिरिट कि मैं जो करूंगा उसके ऊपर मेरा परिवार डिपेंड करता है, तो आई वांट टू परफॉर्म फॉर माय फैमिली। तो एक मोटिव जब क्लियर हो जाता है तब आपको कुछ और दिखाई नहीं देता है, तो योर मोटिव शुड बी क्लियर। आप सबको ये तय करना है कि क्यों आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका ये उद्देश्य क्या है, क्यों यहाँ बैठे हैं। तो जब भी पढ़ रहे हैं, जब आपका उद्देश्य क्लियर होगा, डेफिनेटली आप परफॉर्मेंस देने ही वाले हैं, क्योंकि ध्यान नहीं भटकेगा। ठीक है, तो मोटिव, उद्देश्य आपको क्लियर करना है। जब मैं पढ़ रहा था, मुझे याद है किसी ने बताया कि अगर सही डिग्री वगैरह नहीं होगी तो शादी अच्छी जगह नहीं होगी। That was a very big motivational factor. I performed very well in all the levels. I never failed. ठीक है, apart from jokes, you have to determine your motive, your purpose of studying, your family, your reasons should be there. ठीक है, we thank all of them. इन्होंने हमारा आपका बहुत गाइड किया आप लोगों को, और डेफिनेटली इनके जो टिप्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इनका एक और बात, Thanks to you also for giving us this opportunity. नहीं, आप लोगों की एफर्ट है, हमारा तो यही काम है कि we will give equal things to all. हम सबको वही चीज देते हैं और वही चीज देना चाहते हैं, हमारे लिए सब समान है। जब भी हम दे रहे हैं तो हम ये नहीं देखते कि उपासना को ज्यादा देना है, चिराग को ज्यादा देना है। We are giving equally to all, but what you are grasping and what you are applying, वो आपकी एफर्ट है। तो 90% credit goes to you.